Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So finally, we are at the last chapter of our NCERT course. Chapter number ये old के 14 है. आपके नेक्स्ट बुक शायद ये 13 है. 12 भी है. Okay, chapter number 12. बाहर गेट बंद कर. गेट बंद कर. चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग. भाई साहब बात चलो. आप भी बात करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. बताओ, जो भी नाइन्थ का बैठा है यहाँ पे. Does anyone know what is the meaning of statistics? अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग छोड़ो. स्टैटिस्टिक्स बोलना किसको आता है? क्लास 10 अपने काम पे ध्यान दें. इस टाइप का डिस्टरबेंस आपको वहां पर भी मिलेगा. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. तो आपको उसके साथ भी कॉप अप करना है. हाँ, स्टैटिस्टिक्स बोलना किसको आता है? बोलो, तेज बोलो, सुनाई नहीं दिया. तेज बोलो थोड़ा. आप बोलो. स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. So we were at how to speak statistics, how to pronounce statistics. अपन इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे ना. हाँ, तीनों एक साथ कैसे बैठ के. एक बेंच पे बैठो तीनों लोग. आगे आ जा पीछे. बोल के बता जाते. स्टैटिस्टिक्स बोल के बता. नहीं, आप बोल के बताओ. तेज बोलो थोड़ा. नहीं बोलोगे. बोलो नीलेश. गलत. हाँ, धीरज बोलो. आप बोलो. देखो इधर. तो सबसे पहले तो उसको बोलना. तो स्टे देन टिस. नहीं, टिक्स. ऐसे तोड़ के बोलो. स्टेटिस्टिक्स बोलो. स्टेटिस्टिक्स. अभी ये बोलना नहीं आ रहा, फिर मैं आगे ये भी बुलवाऊंगा. स्टेटिस्टिकल. स्टेटिस्टिकल. ठीक है. स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिकल. तो बात करते हैं इस चैप्टर में क्या खास है. ये हमारे मैथ्स की एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है. ठीक है ना. इट्स ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विथ इसके अंदर क्या सीखा जाता है. विच डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ डेटा. मैनेजमेंट ऑफ डेटा. इससे पहले चैप्टर आएगा आपके कोर्स में 8 तक. टेल मी. 8 तक ये चैप्टर नहीं आया ना, पहली बार ही आ रहा है. ठीक है. सो इट इज अ. अच्छा, किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप खड़े हो जाओ, मैं आपकी सीट चेंज कर दूंगा फ्रॉम क्लास 10. क्योंकि जिन जिन का मुझे लगता था उनकी तो मैंने कर दी. आप में से अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी भी मैं चेंज कर दूँ. ठीक है. ओके. ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ डेटा.
देखो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम काम धाम करते हैं, जो भी ये पूरा वर्ल्ड चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, इसमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी चल रही है, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, इसके इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा रहता है हमारे पास। डेटा मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। यस सर, आ जाए। वो कमल सर के से बात हुई थी, आ जाओ। कौन है स्टूडेंट? कौन? ठीक है, आ जाओ। हाँ, अब वैसे तो 10:30 तक था, फिर कॉल करवा देंगे। मेरे फोन से कॉल कर देगा आपको, ये है ना। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। आप जाओ अपनी सीट पे। टेक दिस टेस्ट पेपर। एक शीट ऑफ पेपर निकालो अपने नोटबुक से, जिसके अंदर आप आंसर्स लिखेंगे, ऑप्शंस एमसीक्यूज हैं, और 2-3 रफ शीट भी ले लो, बाकी बैक बार छोड़ के आओ ये टेस्ट पेपर। क्लास 9 बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर। क्यों? आज भी ट्यूशन था तेरा? मतलब वो अपना टाइम देखकर फिर सेट करते हैं अपना टाइम? कितने बजे का टाइम था उनका? उनका भी 9 बजे का था। तो तू इधर आया, फिर उधर कौन गया है? आज तो 8 से 9 की कोई क्लास नहीं थी ना, तो क्यों लेट हुआ? आप यहाँ बैठ जाओ। आज तो 8 से 9 की क्लास नहीं। गर्ल्स तो बिल्कुल बाहर चलो। गर्ल्स बिल्कुल बाहर, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर बात करेंगे। हाँ, अंदर आओ। ए ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ डेटा। और डेटा का मीनिंग क्या बताया मैंने? इंफॉर्मेशन। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक छोटी सी दुकान खोलनी है इस कॉलोनी के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी दुकान खोलनी। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, तो उनका तो बड़ा हाई लेवल पे काम होता है। लेकिन अपन छोटे से लेवल पे भी बात करें, तो लेट अस सपोज मुझे एक दुकान खोलनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसकी दुकान खोलनी है? मुझे एक बेकरी खोलनी है, बेकरी, ग्रोसरी शॉप या बेकरी जैसे होती है। ठीक है। तो अब उसको खोलने के लिए ऐसे थोड़ा ना कि मेरे मन में विचार आया और कल मैं सामान लाकर दुकान खोल दूंगा, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे नहीं होता। मैं क्या करूंगा? मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा कि इस एरिया में बेकरी की और कोई शॉप है या नहीं है, ये सोचूंगा। है तो वहां पर कितनी सेल है, कौन कौन से लोग वहां पे जाते हैं, इस एरिया में किस टाइप के लोग रहते हैं, लाइक बच्चे ज्यादा रहते हैं कि बड़े ज्यादा रहते हैं कि बुजुर्ग ज्यादा रहते हैं, उस हिसाब से तो बेकरी चलेगी। मान लो मैंने बेकरी खोल ली और 90% लोग तो यहाँ पे, या 80% लोग तो यहाँ पे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग बेकरी आइटम खाते ही नहीं है, तो मेरी बेकरी में से कौन सामान खरीदेगा? तो मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। कलेक्ट करके उस डेटा को एनालाइज करूंगा। एनालाइज करके फिर एक डिसीजन लूंगा कि मुझे दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी। तो नई चीज स्टार्ट करने के लिए भी डेटा की जरूरत है। अच्छा सर, ऑलरेडी कोई चीज चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है, लेट्स से। तो मान लो कि मेरे पास मेरा एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और मुझे उसमें एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करना है मतलब मुझे एक दो प्रोडक्ट और एड अप करने हैं उसके अंदर। एक दो प्रोडक्ट मुझे और एड अप करने हैं। अब एक दो प्रोडक्ट और एड अप करने, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा कि मेरा जो पिछले प्रोडक्ट्स है उनका परफॉर्मेंस क्या है, ये देखूंगा मैं। पिछले प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस क्या है? अब परफॉर्मेंस के लिए जैसे मेरा पिछला प्रोडक्ट मार्च के महीने में कितनी सेल हुई, अक्टूबर के महीने में कितनी सेल हुई, तो उसका डेटा चाहिए होगा मुझे। चलो, आप सब लोग स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्टेड रहते ही हो। लेट्स से कि आने वाली टेस्ट सीरीज के अंदर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन इंडिया खिलाना चाहती है, तो उन बैट्समैन का सिलेक्शन करने के लिए भी उन बैट्समैन का पुराना डेटा चाहिए होगा, यस और नो? चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा भाई? किसने कितने रन्स बनाए, किस एवरेज से बनाए, किस स्ट्राइक रेट से बनाए, कितनी 50s थी, कितने 30+ स्कोर थे, किस सिचुएशन में किस बैट्समैन ने कैसे परफॉर्म किया, ये सब चेक करके ही तो आप सिलेक्शन करोगे। तो जो भी हम इर्द गिर्द देखते हैं, जो भी हमारा वर्ल्ड चल रहा है, ये डेटा के हिसाब से चलता है। कैसे चलता है? हाँ। हाँ जाओ, बिल्कुल अकेली बेंच है वहां पे बीच में, वहां जाके बैठ जाओ। ठीक है। तो ये पूरा वर्ल्ड जो है, आपका नाम क्या है बेटा? दक्ष। यू फील बीइंग डिस्टर्ब? नो, इट्स ओके। ओके। क्लास 9, आप बाहर चलें। हाँ, पर ये तो टाइम पे आया था ना।
आपको भी मौज चाहिए तो आप भी चले जाओ, जाओ। ठीक है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि मेरे पास कितना डेटा है, उस डेटा को मैं कैसे यूटिलाइज करता हूं। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है विच डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ डेटा, विच डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ डेटा। अब ये मैनेजमेंट ऑफ डेटा की कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं, कैसे डेटा मिलेगा कहां से, फिर उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, फिर डिसीजन कैसे लेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे, कैसे कंक्लूजन लेंगे, कैसे डिसीजन, ये सारी स्टेजेस होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मैनेजमेंट ऑफ डेटा होता है वो कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है। क्या कहा मैंने? कुछ स्टेजेस में वो डिवाइडेड है। मैनेजमेंट ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू सम स्टेप्स। सबसे पहले हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्शन के बाद होता है उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है, जैसे सपोज करो मेरे को पता लगाना है कि इस एरिया में कितने बच्चे हैं ताकि मैं एक बेकरी शॉप खोल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि भैया आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने साल के बच्चे हैं, है ना। फिर दूसरे घर में गया, फिर तीसरे घर में गया, तो ये सब मैं कच्चा चिट्ठा तैयार करके लिया है। ठीक है ना। सक्सेना साहब के घर में 3 बच्चे हैं, वर्मा साहब के घर में इतने बच्चे हैं, शर्मा साहब के घर में इतने, चिट्ठा तैयार करके लिया है। अब जब मैं घर आया तो वो सारा डेटा एक साथ बिल्कुल हौच पौच, कुछ समझ में आ रहा है क्या मुझे इसमें? तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज कैसे करूंगा? कुछ टेबल बना लूंगा, कुछ बार ग्राफ्स बना लूंगा, कुछ चार्ट्स बना लूंगा, ताकि वो डेटा समझ तो आए। भाई एक पूरा हौच पौच करके मिक्स में डेटा रखा हुआ है, वो मेरे किसी काम का है क्या? नहीं। तो कलेक्शन के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इट कैन बी टर्म्ड एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज वेल। और इट इज डन इन 2 फॉर्म्स। ये भी 2 फॉर्म्स में किया जाता है। इट कैन इधर बी डन इन टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म हमारे कोर्स में दोनों ही है। लास्ट ईयर तक तो दोनों ही थे, अभी देखते हैं कुछ ऑमिट हुआ है तो। टेबुलर ऑमिट हो गया, केवल ग्राफिकल है, ओके। पर कोई दिक्कत नहीं, टेबुलर सरल सी चीजें सीख लेंगे, है ना। प्रेजेंटेशन के बाद तीसरी स्टेज आती है एनालिसिस ऑफ डेटा या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एनालिसिस और दक्ष आपको बताना भूल गया मैं, आपका नाम लिखना शीट के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर, उसके बाद सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड ओनली यू हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी है। ऑप्शन पे ओवर राइटिंग या कटिंग अलाउड नहीं। लाइक अगर आपने ए काट के बी लिखा है तो अगर आपका सही है तो भी गलत माना जाएगा, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के ऑप्शन फिल अप करना है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कौन से सेक्शन में कितने अटेम्प्ट करने हैं, ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हर सेक्शन के ऊपर। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब टेबल वेबल बन गई साहब, तो उस डेटा को इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट करो मतलब उसमें से कंक्लूजन निकालो, उसको पढ़ो, उसको स्टडी करो, उस डेटा को, उसको कहते हैं इंटरप्रेट करना। ठीक है, उसको समझो उस डेटा को कि अच्छा इतने उम्र के इतने बच्चे हैं, इतने उम्र के इतने बच्चे हैं, तो ये आइटम मुझे रखना चाहिए, आइटम मुझे बेकरी में नहीं रखना चाहिए। एनालिसिस करने का मतलब ये होता है, विश्लेषण करना होता है इसका मतलब। ठीक है, और एनालिसिस इंटरप्रेट करने के बाद फाइनली मैं डिसीजन ले पाता हूं, फाइनली मैं कंक्लूजन कर पाता हूं कि हाँ साहब मुझे बेकरी नहीं खोलनी चाहिए, नहीं तो मेरे ट्यूशन के बच्चे ही खा जाएंगे सब कुछ। ठीक है, ये फाइनल डिसीजन हो गया मेरा, इस एरिया में बेकरी नहीं खोलनी चाहिए, खोलनी है तो बस स्टैंड पे जाके खोलो भाई। हाँ, बताशी की। ठीक है, ठीक है। सो ये मैनेजमेंट ऑफ डेटा के कुछ स्टेजेस हो गए। अब देखो इस साल हमारा इसमें कौन कौन से स्टेजेस शामिल है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा इस साल है, एक्सरसाइज नंबर, मैं इस बुक के हिसाब से बता रहा हूं, आपका 12.1 हो जाएगा, अभी इसमें 14.1 हो जाएगा ओल्ड बुक के हिसाब से, ओके। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 2 एक्सरसाइजेस में डिवाइडेड था कल तक। टेबुलर था एक्सरसाइज 14.2, टेबुलर फॉर्म था एक्सरसाइज 14.2 और ग्राफिकल फॉर्म था एक्सरसाइज 14.3। यस बेटा, 54 56 का तो अभी बताया था मैंने। 54 में भी नहीं समझ आ रहा है क्या? 54 में देखो ये तो एक रखा रखा है क्वेश्चन है, कई बार आया है, देखो फिर भी इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है। तो दिस इज द शेडेड पार्ट, दिस इज द शेडेड पार्ट, ओके। इसमें ये नीचे वाला पोर्शन भी है, डन। दिस इज द शेडेड पार्ट। एनी अदर डाउट? नो।
यस, किसकी? रिति की तबीयत खराब हो गई इसलिए डोली पे चढ़ के बैठी थी बंदर की तरह। आपका मन अजीब सा हो रहा था तो आपको डोली पे बैठने के लिए किसने कहा था? मन अजीब सा होता है तो टीचर से आगे बात नहीं करी जाती क्या? आप लेट क्यों आए हो? कौन कौन है और अंदर? अंदर कौन, बाहर कौन कौन है बताना, नाम बताओ। रिद्धि आप तो घर जाओ, आपकी तबीयत खराब है। बाकी लोग अंदर बैठो, आप घर जाओ। काहे से आए हो? साइकिल से आए हो? घर पे कोई भी नहीं है? हम्म, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस पे अपने को ये पूरा मैनेजमेंट ऑफ डेटा खत्म करना है। अब ये 3 स्टेजेस पूरी मिला के क्लास 9th से 12th तक चलेंगी। कब तक चलेंगी? 12th तक, मतलब 12th तक की स्टेटिस्टिक्स में यही 3 स्टेजेस अलग अलग लेवल पे डिस्कस की जाएंगी। लाइक क्लास 9th में क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा पहला पार्ट डिस्कस किया जाएगा, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है। उसके बाद टेबुलर पार्ट जो होगा वो एक्सरसाइज नंबर 14.2, जो कि आप कह रहे हो ओमिटेड है, बट ठीक है एक बार मेंशन कर देता हूं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक्सरसाइज 14.3। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है 14.2 एंड 14.3। और लास्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन विल बी अवर एक्सरसाइज नंबर 14.4। अब इस साल क्या क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा पूरा होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी पूरा होगा, मतलब टेबुलर भी होगा, ग्राफिकल भी होगा, आपका कोई ओमिटेड है तो वो देख लेंगे, बाकी ये सेक्शन पूरा हो जाएगा इस साल। क्लास 10th से एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9th क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। एनालिसिस का छोटा सा पार्ट क्लास 9th में भी है, छोटा सा, मतलब जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, ओके। लेकिन जो डिटेल्ड पार्ट है वो नेक्स्ट ईयर आएगा क्लास 10th में। यानी क्लास 10th में हम कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड दैट टू इन द ग्रेट डिटेल। अभी तो अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करेंगे, एनालिसिस की, मतलब तीनों सेक्शन डिस्कस हो जाएंगे, ये पूरा और ये थोड़ा स्टार्टिंग पार्ट था। और ये जो पार्ट है बिल्कुल ग्रेट डिटेल में हमारे साथ चलेगा। और क्या चलेगा आपके साथ? बस कुछ नहीं, केवल ये पार्ट, पर बहुत डिटेल में चलेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में चलेगा। यानी इस साल डेटा लेके आना है, ऑर्गेनाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। अगले साल लेने का काम और ऑर्गेनाइज करने का काम क्वेश्चनर अपने आप करके देगा, या मैं आपको बनी बनाई टेबल देगा अगले साल, बनानी नहीं है, बस एनालिसिस करना है। लेकिन वो एनालिसिस ग्रेट डिटेल में करना है, फॉर्मूलाज वगैरह लगा के, स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके करना। इज दिस थिंग क्लियर? और फिर कंक्लूजन लास्ट वाला था। ठीक है, तो पूरा ओवरव्यू समझ में आया? ठीक है। अब बात आती है सर फिर 11th 12th में क्या करें। तो 11th में भी हमारा एनालिसिस है, ये एनालिसिस भी दो तरीके से किया जाता है। एक होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो 9th 10th में वी विल ओनली टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 11th में वी विल टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और 12th में एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं मिलेंगे, बस प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिक्स में मिक्स करके एक चैप्टर का नाम दे दिया गया था उन्होंने, मतलब स्टैटिस्टिक्स का अलग से चैप्टर नहीं है 12th में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज, उसी के अंदर वही 11th एंड 10th के कॉन्सेप्ट्स एंड प्लस प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और जो नए नए कॉन्सेप्ट 11th 12th में सीखेंगे उसका भी इसमें रोल रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो पूरा ओवरव्यू पता हो? यस, यस यू कैन गो। ठीक है, तो पूरा ओवरव्यू मुझे पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अभी इस साल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसके अंदर होता क्या है और किस किस स्टेज में होता है और किस किस साल कौन सा पार्ट मुझे कवर करना है। ठीक है, क्लियर? क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? टेल मी व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स बोलना तो आगे सबको, स्टैटिस्टिक्स, ओके। दूसरी चीज, स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कैन यू टेल मी द हिंदी वर्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स? हिंदी वर्ड बताना है, मतलब मीनिंग नहीं बताना, मीनिंग तो मैंने बता दिया, मैनेजमेंट ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ डेटा। डोंट इवन ट्राई रुद्र। हिंदी वर्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स, डज एनीवन नो? नो वन नोस। सांख्यिकी हिंदी में कहते हैं हम इसको, बड़ा ही टिपिकल सा ये वर्ड है, बट एज ए जनरल नॉलेज फैक्ट ऑफ
मैटर ऑफ फैक्ट भी, अब जीके भी आनी चाहिए, तो हिंदी वर्ड तो एटलीस्ट आपको सबका आना ही चाहिए, बिकॉज वी लिव इन इंडिया। ओके, चाहे सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट देन ऑल्सो आपको हिंदी वर्ड एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी, संख्याओं का मैनेजमेंट, संख्याओं का मैनेजमेंट। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे क्रिकेट देखते हो, जैसे कोई भी बैट्समैन आउट हुआ, नया बैट्समैन जैसे क्रीज पे उतरा, तो उतरते ही उसने भी एक भी बॉल नहीं खेली है, एक बॉक्स आ जाता है नीचे, उस बॉक्स के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ मैचेस ही हैज प्लेड बिफोर, हाउ मेनी रन्स ही हैज स्कोर्ड, कितनी 50s मार ली उसने, कितनी 100s मार लिए। अच्छा, आजकल तो इतना एक्यूरेट भी बताते हैं कि 30 से अबव स्कोर कितनी बार है, 20 से 30 में कितनी बार है, नर्वस 90s में कितनी बार है, सब बताएंगे उसमें, है ना। तो ये कौन है जो ये सब लिखता है? कोई तो लिखता होगा, जब तो आपको पता चल रहा है। कोई तो, वो खुद थोड़ा ना बैठे मैच खेलते खेलते लिखता रहता होगा, हाँ मैंने 4 रन मार दिए, मेरे स्कोर में 4 रन और जोड़ देता हूँ। खुद तो करता नहीं होगा, कोई तो बैठा है कहीं ना कहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है जो डेटा को मैनेज करता है। इवन स्पोर्ट्स के अंदर भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, और इट हैज ए वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि इसके अंदर संख्या, भीड़ कम है। इसमें आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, उसमें भीड़ भी कम है। आपको पता है एसएससी के थ्रू एक पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। उसमें पिछले कुछ साल तक तो ये सिनेरियो था, जितने बच्चे भरते थे सबका सिलेक्शन होता था, क्योंकि भीड़ ही कम थी। क्योंकि उसमें ओनली वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स से करी है। जिसने ग्रेजुएशन किससे करी है? स्टैटिस्टिक्स से करी है, और दूसरे तो इनएलिजिबल है। मतलब जैसे किसी ने बीकॉम, बीए, बीबीए, एमबीए किया है, तो वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, एग्जाम में नहीं बैठ सकता। तो वो तादाद कम है। लेकिन अब जैसे बच्चे जागरूक हो गए, नई नई फील्ड्स, नई नई स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो उसलिए अब उसमें भी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है जितना इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में। जैसे हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, तो वहां जो मास भीड़ है, उतनी भीड़ तो अभी भी नहीं है। और इसमें काम कुछ नहीं होता, करना क्या है? सारा काम कंप्यूटर्स करते हैं, आपको तो कंप्यूटर पे चढ़ के बैठना होता है। भाई इस बैट्समैन ने आज 50 रन स्कोर किया, इसके स्कोर में 50 और ऐड कर दो। भाई अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का, लेट्स से कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बना के बैठा दिया गया, और तनख्वाह होती है बड़ी मोटी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो बड़ा ही ब्राइट फ्यूचर है। आप हर चीज से अवेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने तो बस डॉक्टर इंजीनियर सुना है, हमको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका मन करेगा वो आप करोगे, बट मेरा काम है आपको जितना मैं जानता हूं बताऊं, ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स भी एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है। अभी 9th-10th में केवल एक चैप्टर है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पे। 11th-12th में मैथ्स में तो एक चैप्टर है, बट इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलेगा। इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलेगा, उस इकोनॉमिक्स के अंदर स्टेटिस्टिक्स की एक पूरी बुक आएगी, ठीक है। और फिर आगे ग्रेजुएशन में तो आप पूरा ग्रेजुएशन ही स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हो चाहो तो, उसमें स्टैटिस्टिक्स ही स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है 3 साल, और कुछ पढ़ना ही, एक तरीके से पीएचडी हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो सोचना है इस बारे में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ डेटा। मैनेजमेंट ऑफ डेटा में स्टेजेस बताओ। पहला स्टेज कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा स्टेज प्रेजेंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो कि 2 तरीके से किया जाएगा, टेबुलर और ग्राफिकल। तीसरा स्टेज एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो कि अगेन 2 टूल्स से किया जाता है, 2 सेट ऑफ टूल्स से किया जाता है। एक होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन 11th-12th में आएगा, सेंट्रल टेंडेंसी 9th-10th में सीखनी। ओके, तो हमने जितना भी सीखा अभी उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं मैनेजमेंट ऑफ डेटा, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, मैनेजमेंट ऑफ डेटा। एक सरल सा सवाल है आपके लिए, सबके लिए, इस डेटा का प्लूरल करके बताओ। डेटास, मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर इज डेटास, प्लूरल कर दिया, एस लगा दिया, ये खुद प्लूरल है। तो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। क्या होता है इसका सिंगुलर फॉर्म? डेटम। इट इज ए लैटिन वर्ड, इट इज ए लैटिन वर्ड। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, प्लूरल फॉर्म होता है डेटास। डेटा, सॉरी मैं डेटास कह रहा हूं, है ना। आपने कभी डेटास वर्ड नहीं सुना होगा। जैसे आप फोन आपका डेटा रिचार्ज करने जाते हो, तो आप ऐसे थोड़ा कहते हो कि 1 GB डेटा, और 1 GB से अगर ज्यादा हो गया, लेट से 5 GB का, तो ऐसे थोड़ा 5 GB डेटास, ऐसा ना कहते हो 5 GB डेटा, डेटा ही का कहेंगे हम उसको, ठीक है। वैसे डेटा इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनाते, इसका प्लूरल नहीं बनाते, बिकॉज इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म लैटिन भाषा में अगर जाए तो इसका सिंगुलर फॉर्म मौजूद है डेटा। बट ये वर्ड रेयरली यूज होता है, ज्यादा वर्ड क्या यूज होता है? डेटा। क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी भी सिंगल थोड़ा ना होगी, कलेक्शन में होगी, कलेक्शन में होगी तो प्लूरल फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी तो सिंगुलर फॉर्म इसलिए कम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? डेटा, ठीक है। तो हम डेटा की डेफिनेशन या डेटम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसकी, ये लिखना स्टार्ट करें।
चैप्टर हेडिंग डालने से क्लास 10 एनी डाउट? So datum means a piece of information and it is derived from Latin word. और उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? डेटा. डेटा मीन्स हो जाएगा ग्रुप ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या प्रॉब्लम? दोनों का साथ में कैसे हुआ? डेटा मीन्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन होगी तो डेटम, एक से ज्यादा होगी प्लूरल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? डेटा. चलें आगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. इसको अंडरलाइन कर लेना आप, डेटम एंड डेटा को ना. डेटम और ये प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? डेटा. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं फाइनली. सो लिखो स्टैटिस्टिक्स के बारे में. स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स statistics is a branch of mathematics which deals with what? स्टेटस लिखी हुई है, अगर इन स्टेटस को कंबाइन कर लें तो क्या बन जाता है? ये मैनेजमेंट ऑफ डेटा. अब सारे स्टेजेस को खोल खोल के लिख दिया अपन ने. पहली स्टेज कलेक्शन ऑफ डेटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड द थर्ड स्टेज इज एनालिसिस एंड इंटरप्रेट. और इन सबको मिक्स कर दें तो इन शॉर्ट में क्या कह सकता हूं? मैनेजमेंट ऑफ डेटा. कोई सरल सी भाषा में पूछे स्टैटिस्टिक्स मतलब तो क्या कह देंगे हम उसको? मैनेजमेंट ऑफ डेटा. हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है. बोलो होती है कि नहीं होती है? एक छोटी सी अगर कपड़े की किसी की दुकान है, रेडीमेड शॉप है, तो वो भी एक आदमी रखता है कि यार जाके देख मार्केट में किसके पास कितनी सेल है. बोलो, वो भी एक छोटा मोटा ही एम्प्लॉय हायर करता है, मुनीम को ही कह देता है कि तू जाके देख ले. अब वो जितना बड़ा काम होगा उस लेवल पे वो स्टेटिस्टिक्स के लिए आदमी रखेगा. ऐसा थोड़ा है कि छोटी सी दुकान है और 50,000 रुपये महीने के लिए उसने स्टेटिस्टिक्स का आदमी रखा हुआ है. ये तो पॉसिबल नहीं है. तो अपने मुनीम को ही कह देगा या खुद ही कर लेगा ये काम. तो हर लेवल पे छोटा या बड़ा काम स्टैटिस्टिक्स यानी मैनेजमेंट ऑफ डेटा की जरूरत हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती ही पड़ती है. इवन हमको भी पड़ती है. जैसे एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हमको रखना पड़ता है डेटा, सारा स्टूडेंट्स का डेटा रखना पड़ता है, पुराने रिजल्ट्स का डेटा रखना पड़ता है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स का डेटा रखना पड़ता है ना. ये क्वेश्चन कितने साल में आया, कितनी बार रिपीट हुआ, किस पैटर्न के क्वेश्चन आए, सब डेटा रखना पड़ता है. चलो जी, अब स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहां से? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेट्स. ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना. तो कहां से उत्पन्न हुआ? ये स्टेटस वर्ड से. स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है स्टेट और पोजीशन.
भाई किस स्टेट में, स्टेट मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं है कि सर मैं तो राजस्थान स्टेट में हूँ। हाँ, मैंने पूछा किस स्टेट में हो, मैं राजस्थान स्टेट में, वो वाला स्टेट नहीं कह रहा हूं मैं। स्टेट मतलब किस पोजीशन में हूं, किस स्टेटस पे मैं खड़ा हूं। ठीक है, स्टेट से स्टेटस बना, स्टेटस से स्टैटिस्टिक्स बना। ठीक है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा जिनकी जिनका जिनको मतलब उसको हम इनकी स्पेलिंग लिखते हैं तो एस से एंड होती है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है ये भी, है ना। जैसे मैथमेटिक्स, ओके, जैसे फिजिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, इनका अंत ही एस से हो रहा है, इनकी क्या गलती। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा स्टैटिस्टिक्स आर, स्टैटिस्टिक्स इजी लिखा जाएगा बिकॉज इट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, इनका एंड एस से हो रहा है, बस फर्क ये। अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स क्या होता है पता है, स्टडी ऑफ साउंड, तो वो भी एस से एंड हो रहा है। एथिक्स, एथिक्स क्या होता है, मॉरल साइंस, उसकी भी स्टडी होती है। चलिए तो हम चलते हैं पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा which is broadly done in two ways, primary data and secondary। ये लिखिए, इसके बाद अभी बताते हैं। जो क्लास 9, देखो कलेक्शन ऑफ डेटा से पहले हमने समझ लिया स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। अब स्टेज वाइज अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की जर्नी। तो पहली स्टेज क्या आती है, कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसा कि हमने बताया कलेक्शन ऑफ डेटा इज डन इन टू फॉर्म्स, आइदर इन प्राइमरी डेटा फॉर्म और सेकेंडरी डेटा फॉर्म। तो हमको मतलब पता होना चाहिए प्राइमरी डेटा होता क्या है, सेकेंडरी डेटा होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं। आपने लिख तो लिया, तो एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सेम टू सेम वही एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूँ। मुझे वही बेकरी शॉप खोलनी है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो बेकरी शॉप खोलनी है, तो मैंने इस एरिया में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं और कितने यंग हैं, यूथ हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं घर घर जाके पूछ लूंगा, नोट करके ले आऊंगा। एक ऑप्शन है कि मैं आलसी हूं, तो मुझसे नहीं होता घर घर जाना, या मुझे शर्म आती है। या फिर दो एक और चीज है कि एरिया बहुत बड़ा है तो घर घर में जा नहीं सकता, ये भी तो हो सकता है। मान लो मुझे पूरे निवाई तहसील के डेटा कलेक्ट करना है, निवाई तहसील के एक एक घर जाते जाते मैं 10-20 साल नहीं निकल जाएंगे मेरे, नहीं निकलेंगे, साल 2 साल तो निकल जाएंगे। ठीक है, तो बेकरी शॉप का सपना तो पता नहीं कहाँ रह जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दूसरे सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करूंगा। दूसरे सोर्सेस कैसे हो सकते हैं कि मैंने एक एक कॉलोनी में, एक एक एरिया में एक एक आदमी अपॉइंट कर दिया। वो चाहो तो फिर अपने अंदर और आदमी अपॉइंट कर ले, मतलब मैंने टीम लगा दी कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है, मैं सीधा नगर पालिका गया, उनके पास सारा डेटा रहता है। मैंने कहा लाओ चिट्ठा दिखाओ, इंदिरा विस्तार कॉलोनी में कितने बुजुर्ग हैं सारा बता दो, उन्होंने एक ही बार में बता दिया। या मैंने गूगल कर लिया, या मैंने इंटरनेट से किसी सोर्स से निकाली, किसी मैगजीन से निकाल लिया। तो ये दूसरे तरीकों से जो मैंने डेटा निकाला, इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। इन शॉर्ट कहूं, इन शॉर्ट कहें, उठाओ, सेकेंडरी डेटा मीन्स सेकेंड हैंड डेटा। सेकेंडरी डेटा मीन्स सेकेंड हैंड डेटा। सेकेंड हैंड जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी होती है, एक तो होती है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, ठीक है ना। जैसे अपन 1st to 5th पढ़ते हैं तो अपन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल में आता है ना। सेकंड मतलब अगली एक तरीके से अगली स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे आ गए अपन, समझ गए। तो सेकेंडरी डेटा मीन सेकेंड हैंड डेटा। वो डेटा भी कभी ना कभी किसी ने कलेक्ट किया होगा, पर जब उसने कलेक्ट किया होगा तब उसके लिए वो प्राइमरी था। पर आज मैं थोड़ा ना कलेक्ट कर रहा हूं उसको, मैं तो उससे ले रहा हूं बस, तो मेरे लिए वो सेकेंडरी है। तो कोई भी डेटा किसी एक के लिए सेकेंडरी और किसी दूसरे के लिए प्राइमरी हो सकता है। समझ गए प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस, समझ गए। जब आप खुद अपने एफर्ट से डेटा कलेक्ट करोगे तो उसको प्राइमरी डेटा कहेंगे, और जब आपने ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को इस्तेमाल कर लिया, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया था, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को व्हेन यू आर यूजिंग इट, तो आप क्या कहोगे इसको कि ये क्या है, सेकेंड हैंड डेटा है, ये सेकेंडरी डेटा है। अब आपके हिसाब से प्राइमरी डेटा सही रहता है या सेकेंडरी डेटा सही रहता है? सेकेंडरी, सारे बच्चे मानते हैं कि सेकेंडरी डेटा इज मोर यूजफुल देन प्राइमरी डेटा, या कुछ डिफरेंसेस हैं, बताओ।
आर्य आपको क्या लगता है, प्राइमरी डेटा इज मोर यूजफुल और सेकेंडरी डेटा? अभी की सिनेरियो के बारे में बात करो कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, आगे क्या होगा उसके बारे में सोचेंगे बाद में। अभी जैसे सपोज करो, हाँ बताओ, प्राइमरी ज्यादा यूजफुल है, सेकेंडरी नहीं है? सेकेंडरी में पहले का भी हो सकता है। तो देखो मोर एक्यूरेट तो प्राइमरी होता है, क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल बताऊं, मैं अभी इसके कान में कोई बात कहूंगा, मैं कहूंगा इस बात को तू वहां तक पहुंचा, वहां पहुंचते पहुंचते बात का बतंगड़ बन जाएगा। ये कुछ मिर्ची मसाला लगा के उसको बताएगी, वो उसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगी, इसे करते 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 वो वहां तक पहुंच जाएगी। बात बिल्कुल लास्ट में जाते जाते तो उस बात का पता नहीं क्या मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो प्राइमरी डेटा अगर मैंने खुद कलेक्ट किया है तब तो वो एक्यूरेट है, लेकिन मैंने किसी और का डेटा इस्तेमाल किया है तो हो सकता है उसने कुछ उसमें मिर्च मसाला लगाया हो, फिर उससे किसी तीसरे ने लिया उसने कुछ और लगाया हो, फिर तीसरे ने किसी चौथे से लिया कुछ ने और लगाया हो। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ डेटा बदलता भी तो है। सपोज करो मैं नगर पालिका से डेटा लेने गया, अब उन्होंने डेटा दे दिया तो वो तो 2 साल पहले का डेटा था, उसके बाद उन्होंने अपडेशन किया ही नहीं, कुछ नए बच्चे भी पैदा हुए, कुछ लोग मर भी गए, उन्होंने नहीं अपडेट किया भाई क्या पॉपुलेशन के पोजीशन है अभी की, तो मैंने तो पुराना डेटा यूज कर लिया। तो प्राइमरी डेटा ज्यादा एक्यूरेट होता है बजाय के सेकेंडरी डेटा के। पर ऐसा नहीं है कि फिर हर जगह हम प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी डेटा मोर फीजेबल होता है, मोर पॉसिबल टू कलेक्ट होता है बजाय के प्राइमरी डेटा के। जैसे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं नगर पालिका जाके और वहां पे किसी क्लेरिकल स्टाफ से बात करके या कुछ फॉर्म वॉर्म भरता हो, वहां से देखिए वो डेटा ले आया। न्यूज़पेपर में आई कटिंग, मैंने कटिंग निकाल के रख ली, इतने लोग इतने हैं इतने, जैसे किसी बैट्समैन के नंबर ऑफ को रन्स वगैरह सब न्यूज़पेपर में आ जाता है। ठीक है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, है ना, सेंसस की साइट होती है, सेंसस 2001 2011 का डेटा देख लिया। तो ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज थे, ये मोर फीजेबल है, मोर पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन है, प्राइमरी। अब करें क्या सर, फिर वो भी कह रहे हो आप तो ये भी कह रहे हो, तो आप सरकमस्टेंसेस के हिसाब से चलेंगे। अगर टाइम है आपके पास और एरिया कम है, देन यू विल गो फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अगर टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, या एरिया बहुत वास्ट है, तो यू विल गो फॉर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो दोनों तरीके की अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं कह सकते कि ये इसको रूल आउट कर दो या उसको रखो, या उसको रूल आउट करो उसको रखो। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मेरे को अलग अलग ऑप्शन चूज करना पड़ता। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस समझ में आ गया। प्राइमरी मतलब कलेक्टेड बाय माय ओन, खुद से कलेक्ट किया गया। अब खुद से कलेक्ट करने का मतलब ये भी नहीं होता कि मैं खुद ही गया, खुद से कलेक्ट करने का मतलब सपोज करो मैंने किसी मेरे आदमी को भेजा, तो भी एक तरीके से प्राइमरी, पहली बार कलेक्ट हो रहा है, ऐसे समझो आप, पहली बार कलेक्ट हो रहा है तो प्राइमरी, और ऑलरेडी कलेक्टेड है तो सेकेंड। ठीक है ना। अब सपोज करो अभी मुकेश अंबानी, अब मुकेश अंबानी को वो डेटा चाहिए तो वो समझ जाएगा घर, लेकिन फिर भी वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन तो कर सकता है, मतलब उसने पहली बार कलेक्ट करवाया तो प्राइमरी माना जाएगा। ऐसा मतलब सर वो थोड़ा गया था, ऐसे नहीं कहते, ऐसा मतलब होता कि खुद ही को जाना है। समझ गए ना, अभी क्लियर है? चलो, क्या बुक्स क्या कहती है, पढ़ते हैं। When the information is collected by the investigator himself or herself, the data so obtained is called the primary data. Himself और herself के बाद एक लाइन और ऐड कर लो, for the first time. For the first time, comma, the data so obtained is called the primary data. Secondary data आ जाओ, when the investigator collects the information from a source, किसी source, किसी उसका कोई साधन कोई माध्यम है वहां से वो कलेक्ट कर रहा है। अब वो सोर्स लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। समझ गए, लिविंग किसी आदमी के थ्रू कलेक्ट किया है ना, मेरा खबरी बैठा है वो खबरी बता देगा मेरे को, तो खबरी लिविंग है। और नॉन लिविंग फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से डेटा ले लिया तो नॉन लिविंग है। इंटरनेट, समझ गए ना। तो वो जो आपका सोर्स है जहां से भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो,
लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग। हु हैज ऑलरेडी कलेक्टेड द रिक्वायर्ड डेटा, जिसने पहले वो डेटा कभी ना कभी किसी न किसी पर्पज से कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में सपोज करो किसी को इलेक्शन लड़ना है, तो वो अपने पूरे वार्ड के जितने भी मेंबर्स है उसका डेटा कलेक्ट करेगा। चलो ठीक है, इलेक्शन हो गया, वो हारा जीता जो भी हुआ, अगली बार उसी एरिया से मान लो कोई और व्यक्ति जो है वो इलेक्शन लड़ता है, तो वो उससे संपर्क कर सकता है कि यार तूने वो मेहनत की हुई है तो तेरी रिपोर्ट मेरे को दे दे। ठीक है ना, तो उसने किसी पर्पज से कलेक्ट किया था, और आप अब दूसरी, जरूरी नहीं है वो इलेक्शन लड़ने के लिए ले उससे डेटा, किसी और पर्पज से भी ले सकता है। मान लो उसके उसके बेटे की शादी है, अब बेटे की शादी में उसको है ना ये देखना है कि कितने लोग हैं, किस किस को मुझे इनविटेशन लिस्ट बनानी है पूरे मोहल्ले की, तो वो उसको याद आएगा यार उसने कलेक्ट किया था डेटा, उससे ले लेता हूँ। अब उसने डेटा कलेक्ट किया था इलेक्शन लड़ने के पर्पज से, उसने डेटा कलेक्ट किया किसी इन्विटेशन लिस्ट बनाने की पर्पज से, बट डेटा तो काम आया ना। ठीक है, तो किसी भी पर्पज से ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, रिक्वायर्ड डेटा है, उसको हम किसी पर्पज से उसने पहले कलेक्ट किया था, आप दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लो, तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा और सेकेंड हैंड डेटा। द डेटा सॉफ्ट एंड कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। वेरी इजी। ओके, अब सेकंड स्टेज जो है, वैसे हमारी एक्सरसाइज अगली है, लेकिन इसका हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज तो करीब करीब हो गई। पहली एक्सरसाइज तो कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज होती है कि मोहल्ले में जाओ, इसका डेटा कलेक्ट करके लाओ। अभी पढ़ा दूंगा क्वेश्चन क्या है, चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। हमारे एक्चुअली चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज से शुरू होगा, जब डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज पहली तो हो गई, ऐसे मान लो। चलो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब देखो, जो डेटा मैं कलेक्ट करने गया, प्राइमरी डेटा, वो जब मैं लिख के आया तो वो बिल्कुल कच्चा था। कच्चा मतलब रॉ था, रो डेटा था। क्या था वो? रो। जैसे सपोज करो मैंने कहा, मैंने आप में से किसी को कहा कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका वेट वेट नोट करके आओ। वेट, वेट वजन समझते हो? अब बच्चा गया सर 35 किलो, किसी ने कहा 40, दूसरे का 39, फिर अगले का भी 39, फिर किसी का 38.5, फिर अगले का मान लो 40 आ गया वापस, 41, एक 60 किलो का भी था उसमें। वजन कम कर, सब तेरे पे शक करते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। हाँ नीचे देखो, फिर आ जाओ, कोई 20-25 किलो का फोर आदमी भी था, फिर 28 किलो का भी था, 31। चलो ठीक है, ये डेटा मिल गया कुछ बच्चों का मुझे। इधर देखो, प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो गया, पर अब ये डेटा मुझे अभी कुछ समझ आ रहा है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब हौच पौच खिचड़ी की तरफ पड़ा हुआ है। अभी तो ये कुछ ही बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे हो तो 100 बच्चे को डेटा पढ़ सकते हो आप? तो कलेक्टेड डेटा किसी काम का नहीं है अनटिल अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड। जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज टेबल लेवल बनाओगे, कुछ कंक्लूजन निकालोगे, तब तक वो किसी काम का नहीं है। नहीं है ना? तो इस समय इस डेटा को कहते हैं रो डेटा। इस समय जब बस कलेक्ट करके ताजा ताजा लाके रखा ही है, इसको क्या कहते हैं? रो डेटा, कच्चा चिट्ठा, कच्चा आंकड़ा, कुछ भी कर। इस रो डेटा को अब अपने को ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, विच इज डन इन टू फॉर्म्स। विच इज डन इन टू फॉर्म्स, या तो टेबुलर फॉर्म या फिर ग्राफिकल फॉर्म। टेबल क्या होती है? टेबल होती है रोज एंड कॉलम का अरेंजमेंट। टेबल क्या होती है बेटा? रोज एंड कॉलम का अरेंजमेंट। ये जो चीज हम बनाते हैं इसको बोलते हैं हम टेबल। ठीक है, इसमें अपन ने कुछ भी रख दिया ऊपर, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाल दिए, इधर वेट डाल दिया, इधर हाइट डाल दी, तो इस तरीके से अपन अरेंज कर देते हैं। ये तो होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, अभी करेंगे एक्सरसाइज में आएगा जब। और दूसरा क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगेन हमारे पास तीन चीजें हैं इस साल। सबसे पहले है बार ग्राफ्स, सबसे पहले है बार ग्राफ्स, दूसरा है हिस्टोग्राम्स। दूसरा क्या है? हिस्टोग्राम्स। हो गया, कल इवनिंग टाइम ही रहेगा एनालिसिस का। और थर्ड इज पाई चार्ट्स। कट गया? चलो एक बार लिख दो, कट गया तो ठीक है, पर एक बार लिख दो लो, पाई चार्ट्स। तो ये तीन सेक्शन कवर होंगे ग्राफिकल में, और एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तो है ही सही। ये तीन कवर होंगे ग्राफिकल में, और दूसरा पहला कौन सा था? ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम्स के साथ में कॉम्बिनेशन में आएगा। तो फिर तीसरा वही है, सॉरी, फिर तीसरा वही है। पाई चार्ट चौथा होता था 2-3 साल पहले, अभी कट गया है बिल्कुल ही कोर्स से, तो अभी भी तीन चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम के बाद ही आएगा। पाई चार्ट बिल्कुल ही कट चुका है। ठीक है, और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, तो ये पूरा पोर्शन मिला के प्रेजेंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को कवर करेगा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
ये पूरा पोर्शन क्या कवर करेगा? ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड स्टेज पूरी कवर हो गई, टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म, जिसमें से आप कह रहे हो टेबुलर फॉर्म कट चुकी है, पक्का? नहीं कटी है, मेरे हिसाब से नहीं कर सकती, टेबुलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कर सकती। तो ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 12.2, और फिर इन तीनों के मिला के एक एक्सरसाइज है। चलो एक बार बुक दिखाओ, नई वाली, नई वाली बुक है किसी को? एक बार दिखाओ। अच्छा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा की एक्सरसाइज काट दी उन्होंने, क्योंकि वैसे भी किसी काम की नहीं थी। सीधे एक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट किया है। बैठो, ये ले जाओ, चलो ले जाओ, मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन ने कलेक्शन सीखा, कलेक्शन के बाद सेकंड स्टेज क्या थी, बोलो? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी दो तरीकों से था, एक था टेबुलर और एक था ग्राफिकल, और उसके बाद क्या है, एनालिसिस। कुछ भी नहीं बचा आपके कोर्स में, ये भी कट गया, प्रेजेंटेशन का टेबुलर पार्ट भी कट गया, बस ग्राफिकल पार्ट बचा है, और ये भी नहीं, तो केवल इतना सा पार्ट बचा है। एक ही एक्सरसाइज है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपन सब सीखेंगे, लाइक टेबल बनाना भी सिखा देंगे छोटी मोटी, और कलेक्शन ऑफ डेटा तो बता ही दिया। अब कलेक्शन ऑफ डेटा की आपकी एक्सरसाइज है नहीं, पिछले साल जो एक्सरसाइज थी उसकी शक्ल देख लो एक बार, क्या होता है उस एक्सरसाइज में, वो एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज होती है बस। ये देखो एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जनरल नॉलेज ही बढ़ेगी हमारी। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। इसको होमवर्क मार्क करने ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साथ में ही करना है। क्या करना है कि आप अपनी डे टू डे, रोजनाम जिंदगी से 5 तरीके के डेटा कलेक्ट करें। जैसे मैंने कहा अभी भैया ना, अपनी कॉलोनी में जाके नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हर एक फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली की संख्या आपने कलेक्ट करी, तो ये एक तरीके का डेटा हो गया। किसी ने कहा कि मैं तो घर घर जाके नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने कितने पौधे उन्होंने उगा रखे हैं वो पूछूंगा, या नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। हाँ, भले कॉलोनी में जाओ, स्कूल में जाओ, क्लास में जाओ, कुछ भी तरीके का डेटा आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके उसके बाद फिर आपको क्लासिफाई करना है उस डेटा, उन 5 तरह के डेटा में से कौन सा डेटा तो प्राइमरी है और कौन सा डेटा, अब आपने कलेक्ट कैसे किया उस पर डिपेंड करेगा। तो आप जानबूझ के कलेक्ट ही ऐसे करेंगे जिसमें से 2 तो प्राइमरी हो और 3 सेकेंडरी हो। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, समझ गए? हो जाएगा। कल आते ही पूछूंगा मैं 2 तरीके का प्राइमरी डेटा, ऐसे नहीं उस टाइम बनाने बैठो, सब करके आएंगे कि सर मैंने ये डेटा कलेक्ट करना है, मैंने ये डेटा कलेक्ट करने जाना नहीं है, आपको लिख के लाना है कि सपोज करो सर मैं ना घर घर जाके नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डेटा कलेक्ट करके आया, मैं घर घर जाके नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, बहुत तरीके का डेटा हो सकता है अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे मान लो बेकरी शॉप खोलनी है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मान लो मैं एक अस्थमेटिक पंप प्रोडक्ट जो होता है, अस्थमेटिक पंप होता है, वो मैं बनाना चाहता हूं, तो मैं अस्थमेटिक पेशेंट्स के बारे में जानकारी लूंगा, तो नंबर ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट्स इन माय फैमिली, इन माय लोकेलिटी, इन माय कॉलोनी कितने, वो पता लगाऊंगा। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो ये आप करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहां तक कर लिया अपन ने? प्रेजेंटेशन, जो अभी मैं डेटा कलेक्ट करके आया हूं वो 2 तरीके से रहेगा, या तो टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करेंगे या फिर ग्राफिकल फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कट गया, लेकिन एक आध क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा। ग्राफिकल फॉर्म की तो पूरी एक्सरसाइज है आपके सामने। ग्राफिकल फॉर्म अगेन 3 तरीके से होगा, कौन कौन सा? बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, और फिर मतलब देखा जाए तो ये 3 ही टॉपिक है आपके फिर कोर्स में, है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब इसकी डिटेल में जाने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा, एक टर्म निकल के आती है स्टैटिस्टिक्स की, बहुत ही फेमस टर्म है, बहुत ही एक शब्द है इंपॉर्टेंट, जिसको अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सुना है कभी ये वर्ड? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं ऐसे जनरल बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है ना, टावर्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, साइंटिफिक टर्म में नहीं कह रहा हूं मैं, स्टेटिस्टिकल टर्म में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ, कौन सा एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, रेपिटेशन, क्या कहते हैं? दोहराव। ओके, जैसे मैं कहता हूं ना कि यार मैं तो फ्रीक्वेंटली वहां जाता हूं, कहते हैं अपन कई बार, मैं फ्रीक्वेंटली वहां जाता हूं, फ्रीक्वेंटली मतलब मैं बार बार वहां पे जाता हूं, यानी वो बार बार फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, उसकी एक्शन रिपीट हो रहा है, समझ गए? फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है फ्रीक्वेंटली,
ओके क्लियर है? ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एंट्री, अच्छा एंट्री का मतलब सुनो, अभी जैसे मैंने कहा कि वेट नोट करके आओ सबका, तो आपने नोट किया 30 किलो, 28 किलो, 29 किलो, तो ये जो नोट हो रहा है ना, ये एक एक चीज जो है इसको एंट्री या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्री या ऑब्जर्व। एंट्री देसी भाषा में, सादा भाषा में एंट्री कहते हैं, और बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन। क्या कहेंगे भाई? एंट्री नाम का शब्द आपकी बुक में, चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये एज ए कैजुअल लैंग्वेज का वर्ड है भाई, आपको समझ में आए भाई कितनी एंट्रीज नोट हुई, कितने कितने किलो के बच्चे रिकॉर्ड हुए, कुल मिला के बात ये, ठीक है ना? एंट्री ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी एंट्री या ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एंट्री मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्टिकुलर एंट्री रिपीट्स इन द गिवन रो डेटा। जो रो डेटा मुझे मिला उसमें वो जैसे 38 किलो के 3 बच्चे हैं, तो 38 किलो की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, समझ गए? 40 किलो के 4 बच्चे हैं, तो 40 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, समझ गए? क्लियर? ठीक है। अभी आपने जो वेट्स नोट किए थे, याद है किसी को या भूल गए? चलो फिर से बना देते। 40, 38, 39, 31, 32, 35, 35, 35, नहीं 40 के अंदर अंदर ही रखेंगे। 41, 40, 40, ठीक है। अब ये रो डेटा मिल गया। अभी तो थोड़ा सा ही रो डेटा है, लेकिन सपोज करो ये ऐसी 100 बच्चों का डेटा हो, तो पढ़ने में मुश्किल आएगी, स्टडी करने में मुश्किल आएगी। तो मैंने क्या करा, इसकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। फ्रीक्वेंसी मतलब पहले तो आप देखो कितने तरह के वेट्स हैं यहाँ पे। सबसे छोटे से छोटा वेट कौन सा दिख रहा है? 31। उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है? उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 35। उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 38। उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है? उससे बड़ा, एंड लास्ट में, ठीक है। अब आप देखो 31 केजी कितनी बार रिपीट हुआ? 1, 2, 3, 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है। 1, 2, 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। 32 काट दिया, 31, 31, 31, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 32 केजी कितनी बार रिपीट हो रहा है? चल 1, 2। 35 केजी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2, 3। 38 केजी 1। 39 केजी, ये भी 2 बार आ गया क्या? 1, 2। एंड 40 केजी एंड 41 केजी, 2। ठीक है। तो ये जो कॉलम मैंने बनाया, देखो ये जो कॉलम है ये तो है एक्चुअल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और जब अपन टेबल बना लेंगे तो इस कॉलम का नाम होता है एक्स आई। क्या होता है इस कॉलम का नाम? एक्स आई। अब आई इसके टेल में नीचे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, अभी समझाएंगे, सब समझाएंगे। अभी तो केवल नाम याद रख लो। इस कॉलम का नाम क्या होता है? एक्स आई। यानी जो जो भी रिकॉर्ड हुए वेट्स, उन एंट्रीज की अगर अपन कॉलम बना लें तो उस कॉलम का नाम क्या होता है? उसकी हेडिंग क्या होती है कॉलम की? एक्स आई। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं अपन, उसका हेडिंग हो जाती है एफ आई। क्या हो जाती है? एफ आई। ठीक है। आई का मीनिंग अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा जब अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है। तो ये एक्स आई कॉलम हो गया और ये एफ आई कॉलम हो गया। एक्स आई कॉलम यानी एंट्रीज, एफ आई कॉलम वो कितनी कितनी बार रिपीट हुई। तो सपोज करो ये 100 एंट्रीज थी, तो 100 एंट्रीज श्रिंक होकर छोटी हो जाएंगी, मतलब ये टेबल में अरेंज हो जाएंगी अच्छे से, समझ गए? अब मुझे एक बताओ, फ्रीक्वेंसीज का टोटल करो। 3 और 2 और 3 और 1 और 2 और 2 और 2। अब गिनो एंट्रीज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे भी 15, वहां पे 15। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो पता करने हो तो फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम कर दो। समझ गए? यही वो नोट है जो लास्ट में लिखा हुआ है, पढ़ा आपने? कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में कैपिटल लेटर एन से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल लेटर एन से। स्मॉल लेटर एन, स्मॉल लेटर एन तो नेचुरल नंबर होता है, कैपिटल लेटर एन से हम डिनोट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हर एक चैप्टर में अलग अलग लेटर का अलग अलग मीनिंग निकल के आता है। ओके, जैसे इस चैप्टर में एन का मीनिंग ये है, किसी चैप्टर में एन का मीनिंग नेचुरल नंबर भी होता है। जैसे इस चैप्टर में जेड का मीनिंग मोड होगा, एक वर्ड आएगा, एम का मतलब होगा मीडियन, ठीक है ना? तो चैप्टर चेंज हो जाता है तो लेटर का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व। ये कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसीज का टोटल करके हम इसको निकालेंगे।
अभी फ्रीक्वेंसी सर बनानी जरूरी है क्या? बिल्कुल बनानी जरूरी है, इसके बिना हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में से कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। अच्छा आपको बताऊं, ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, यही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। ग्राफिकल के लिए भी पहले ये करना पड़ेगा। हाँ, आपको ऑलरेडी ये मिल गया, आपको ऑलरेडी ये मिल गया, तो उसके बाद आप डायरेक्ट ग्राफिकल कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसा रो डेटा मिल गया, हो गया। अगर आपको ऐसा रो डेटा मिल गया, तो रो डेटा से पहले आपको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। समझ गए क्या? अच्छा, इसको बनाने के लिए एक वर्ड आता है टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स का भी हम सहारा लेते हैं। अब आपके टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ही कट गया तो देखेंगे जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। वो जो बहुत ज्यादा डेटा होता है तब अपन टेलीमार्क्स का सहारा लेके टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। वो कैसे होता है, जैसे हाँ 4 और 5 पे काट देते। जैसे सबसे पहले 40 आया, सबसे पहले क्या आया 40, तो मैं 40 की सीध में एक डैश खींच दूंगा, डंडा खींच दूंगा, 40 का काम खत्म। आगे बताओ अगला क्या है 38, तो 38 के सामने एक डंडा खींच दूंगा, इसका काम खत्म। 39 के सामने एक डंडा खींच दो, इसका काम खत्म। 31 इसके सामने डंडा खींच दो, 32 इसके सामने खींच दो, 35 कहाँ है, इसके सामने खींच दो। 10th वाले आधे इधर बैठे, आधे इधर बैठे, ये बैठे हाँ। बैठो में आया तो नहीं, साइंस का आदमी। अब बैठो में 1 मिनट आया ना, ठीक है। 32, अब देखो 35 के 3 लोग हैं, तो 35 कहाँ है, 3 डंडे खींच देंगे और आखिरी में डंडों को गिन लेंगे। जैसे डंडे कितने 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेली मार्किंग। क्या करते हैं इसको, इसका फायदा क्या है कि आपने एक एंट्री पढ़ी, उसका काम वहीं खत्म हो गया, दूसरी एंट्री पढ़ी, उसका काम वहीं खत्म हो गया। अगर आप टेली मार्क्स का सहारा ना लें तो आपको पूरी टेबल पढ़ के पहले ये गिनने पड़ेंगी 33 कितने, फिर पूरी टेबल पढ़ के ये गिनने पड़ेगी 32 कितने, फिर तो पूरी टेबल पढ़ के ये गिनना पड़ेगा 35 कितने। तो हर एक एंट्री के लिए बार बार पूरी टेबल पढ़नी पड़ रही है। हर एक एंट्री की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बार बार पूरी टेबल, पूरी रो डेटा को स्टडी करना पड़ रहा है। मान लो 100 ऑब्जर्वेशन है तो 100 ऑब्जर्वेशन बार बार पढ़ने पड़ रहे हैं। और टेलीमार्क्स के सहारे क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन पढ़ा, उसके सामने डंडा लगा दिया, उसको क्रॉस कर दिया, उसको दोबारा नहीं पढ़ना, उसकी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। तो ये टेलीमार्क्स होता है जिससे अपन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ही कट गया, इसलिए टेलीमार्क्स के बारे में आपको स्कूल में हो सकता है नहीं बनाया बताया। और टेबल से फिर क्या बनती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपको इस साल बना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या क्या करना है आपको इस साल अब पूरा क्लियर हो चुका होगा काफी आज के लिए। कल से अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।